चलिए हम इसके आगे पढ़ते हैं पार्ट 2 में। देखिए यहाँ पर हमें चैप्टर 3 का पार्ट 1 पढ़ाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए विभव की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एकांक धन आवेश को, किसको, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, एकांक धन आवेश है, इसको हम कहाँ से ला रहे हैं, अनंत बिंदु से। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, किए गए कार्य को क्या कहेंगे हम, विभव कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड हम बात करेंगे। देखिए जो विभव है, पोटेंशियल क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकांक धनावेश को, मान लीजिए कोई हमारा क्या एकांक धनावेश है, इसको अनंत से हम कहाँ तक ला रहे हैं, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहेंगे, विभव कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड की। आखिरकार इलेक्ट्रोड होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, जब किसी धातु की क्षण को, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा धातु की क्षण है, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के, ध्यान दीजिएगा, कोई हमारी धातु की अगर क्षण होगी तो उसी धातु की क्षण को, उसी धातु की क्षण की लवण के विलयन में, किसमें, उसी धातु के जो लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्षण पर धन आवेश या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी क्षणों को इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्षणों क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड के प्रकार की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, धनात्मक इलेक्ट्रोड, दूसरा क्या है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएंगे। चलिए इलेक्ट्रोड विभव की बात करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव आखिरकार होता क्या है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जब किसी, इलेक्ट्रोड विभव क्या कहते हैं, जब किसी धातु की क्षण को, किसको, जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु की लवण के विलयन में डुबोया जाता है। मान लीजिए कोई हमारे धातु की क्षण है, तो उसी धातु की लवण के विलयन में जब डुबोते हैं तो क्षण और विलयन के मध्य, किसके मध्य, क्षण और विलयन के मध्य विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है उत्पन्न, विद्युत द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्षण और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। जिसमें क्या हो जाता है, जो क्षण है हमारे और जो विलयन है उसके मध्य क्या हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्षण और विलयन के मध्य स्थापित इस विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जब हम क्षण और विलयन के मध्य कोई हम क्या कर देते हैं, मध्य स्थापित जो विभवांतर होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ई से, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करेंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, कहाँ पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की क्षण को, किस पर ध्यान दीजिएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के, क्या हो जाता है यहाँ पर, उसी धातु के लवण के 1 मोलर विलयन, क्या, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में, किसमें, 1 मोलर विलयन सांद्रता वाले विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु और विलयन के मध्य, किसके मध्य, धातु और विलयन के मध्य अस्थापित विभवांतर को, जो धातु और विलयन है ना, इसके बीच जो विभवांतर स्थापित होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे e की पावर 0 से प्रदर्शित करते हैं। किससे, ध्यान दीजिएगा, e की पावर 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर CuSO4 है, इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। ठीक है, तो ये आपका प्लस, ये आपका माइनस। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे आपको बताते हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो विभिन्न धातुओं की मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते हुए क्रम में, जो विभिन्न धातुओं की जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसके बढ़ते या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोड है ये आपका, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। तो यहाँ पे लिथियम, तो ये आप लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, लिथियम कितना होगा, -3.04। ठीक है, और यहाँ पर पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम का क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। और देखिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर आप 2024 में अच्छे आते हैं कि अच्छा से पेपर हो जाए तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सोडियम की बात करेंगे, सोडियम का 2.0
7.1 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप आएंगे तो जो हाइड्रोजन का होता है ना, हाइड्रोजन का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, Hg का यहाँ से प्लस से आपका आई से क्या होता है, कॉपर से आपका प्लस से स्टार्ट हो जाता है। तो ये आप पूरा लिख सकते हैं अच्छी तरीके से, आपके सामने कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए अगला देखिए, लिपोबेरीस्ट्रा कैसोमेल मैग्नीज क्रोफेकोनिटेल का है। ये आपको याद के ट्रिक है आपका, लिथियम पोटेशियम बेरिलियम, ठीक है। आपका ये पूरा ट्रिक है, अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपके लिए ट्रिक होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की विशेषताओं की बात करेंगे, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो विशेषताओं भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वैद्युत रासायनिक श्रेणी की निम्न विशेषताएं हैं, कौन कौन सी। श्रेणी रासायनिक श्रेणी में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की अपचायज क्षमता घटती है। जब श्रेणी है हमारी, वो ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की जो अपचायज क्षमता है वो क्या होती है, घटती है, ठीक है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर चलने पर, जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है वो नीचे से ऊपर चलने पर तत्वों की आक्सीकारक क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में कोई भी तत्व अपने नीचे स्थित सभी तत्वों के उसके आयनों में पृथक कर देता है, ठीक है। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों की जो ऋणात्मकता है, ऋणात्मकता क्या होती है, वो मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, घटता है, और धनात्मक मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये आपके लिए प्रश्न देखिए, एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछता भी है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना है, जो कि प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रश्न क्या है, कॉपर की छड़ को AgNO3 विलयन में, किसमें, जो कॉपर की छड़ है ना, इसको AgNO3 के विलयन में डालने पर जो होता है विलयन का रंग, कुछ समय विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है, ठीक है। ये आपको बताना है, सॉरी स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी में, ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर सिल्वर से ऊपर स्थित है। जो कॉपर है ना, वो सिल्वर से क्या है, ऊपर स्थित है। अतः कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु, जो कॉपर है ना, वो क्या होती है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु होती है। अब देखिए क्या है, अधिक क्रिया धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। जो धातु अधिक क्रियाशील होगी ना, उसके लवण के विलयन में से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, ठीक है। अतः क्या होगा, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर, जब कॉपर को हम किस में डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब डालेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जब कॉपर विलयन में डालने पर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सिल्वर को विस्थापित कर देती है, जिसके कारण विलयन का रंग नीला हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया असंभव है, जो अभिक्रिया है संभव है या नहीं, कारण सहित समझाइए, ठीक है। तो आपको कुछ क्रियाएं हैं जो आपको बताना है संभव या नहीं है, उसको आपके लिए बताना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag क्रिया करके क्या बनाएगा, 2AgNO3 प्लस Zn बनाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है ये संभव है नहीं है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक सिल्वर से ऊपर स्थित है, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है ना, उसमें जिंक जो है सिल्वर से ऊपर स्थित है। अतः जिंक सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है, जो जिंक है ना, वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है। चूंकि सिल्वर जिंक से कम क्रियाशील धातु है, जो सिल्वर होता है ना, वो जिंक से कम क्रियाशील धातु है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। अतः सिल्वर जिंक नाइट्रेट विलयन में, जो सिल्वर जिंक नाइट्रेट विलयन है ना, उसमें से विलयन से जिंक विस्थापित नहीं करेगी, जो जिंक है ना, वो विस्थापित नहीं करेगी। अतः उपरोक्त अभिक्रिया संभव नहीं है, ठीक है। चलिए अब खनिज की बात करेंगे, मिनरल्स की बात करेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खनिज क्या होते हैं, पृथ्वी में धातु तथा उनकी यौगिक, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी में
पृथ्वी में धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी जो है हमारी, जिसमें जो उनके यौगिक है जिस रूप में पाए जाते हैं, धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जैसे NaCl, KNO3, CuFeS2, कॉपर पायराइट आदि, यह सारी चीज़ें हैं आपके लिए। ठीक है, अयस्क की बात करेंगे, ओर्स की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले जिन खनिजों से, पृथ्वी से प्राप्त होने वाले जिन खनिजों से धातुओं का निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है, जो धातुएं होती है ना उसका निष्कर्षण आसानी से किया जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम अयस्क कहते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, जो सभी अयस्क है ना वो खनिज हो सकते हैं, किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। जैसे Al2O3 × 2H2O, ये आपका क्या है? खनिज है। CuFeS2 आदि। इस प्रकार अयस्क के प्रकार की बात करेंगे तो अयस्क निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक अयस्क जैसे प्लेटिनम, सोना आदि। ऑक्साइड अयस्क जैसे बॉक्साइड तथा हीमेटाइट आदि। यह सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। सल्फाइड अयस्क की बात करेंगे जैसे कॉपर पायराइट, सिल्वर ग्लांस, Ag2S आदि। कार्बोनेट अयस्क की बात करें जैसे मैग्नेटाइट, सीडेराइट। क्लोराइड अयस्क की बात करें कार्नेलाइट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अन्य अयस्क की बात करें क्रायोलाइट। ठीक है, आपके लिए हो जाएंगे। अब चलिए हम आगे आपको बताते हैं धातु कर्म किसे कहते हैं। धातु कर्म किसे कहते हैं? तो किसी धातु के अयस्क से, मान लीजिए कोई हमारा धातु है, उसके अयस्क से उस धातु को पृथक करने की क्रिया को, उस धातु को पृथक करने की क्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म में निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा पृथक किया जाता है। धातु कर्म को निम्नलिखित प्रक्रमों द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। कौन कौन से प्रक्रम है? अयस्क का सांद्रण। किसका? अयस्क का सांद्रण। ठीक है, धातु का निष्कर्षण, धातु का शोधन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अयस्क का सांद्रण की बात करेंगे तो अयस्क सांद्रण कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अयस्क में मिट्टी, कंकड़, पत्थर जैसे व्यर्थ पदार्थ मिले रहते हैं। इन व्यर्थ पदार्थों को गैंग या अधात्री कहते हैं। अयस्कों में उपस्थित गैंग या अधात्री को अलग करने की विधि को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण की निम्न 3 विधियां हैं। पहला झाग प्लवन विधि। क्या? झाग प्लवन विधि। दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि। तीसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे झाग प्लवन विधि की बात करेंगे तो झाग प्लवन विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जो झाग प्लवन विधि है ना, इसके द्वारा ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिसकी अयस्क अशुद्धियों से हल्के होते हैं। जिसके अयस्क जो हैं अशुद्धियों से क्या होते हैं? हल्के होते हैं। झाग प्लवन विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण क्या होता है? झाग प्लवन विधि द्वारा जो अयस्क का सांद्रण है करने के लिए अयस्क को बारीक पीस कर, अयस्क को क्या करके बारीक पीस कर चीर के तेल और जल के साथ मिलाकर मिश्रण में वायु प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। जो अशुद्धियां हैं ना वो नीचे बैठ जाती हैं। अयस्क तेल के झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है। जो अयस्क है वो तेल के झाग के साथ क्या होता है? नीचे तैरने लगते हैं, जिसे निकाल लिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? इस तरह से एयर दिया जाता है। ठीक है, जब एयर दिया जाता है तो अयस्क सांद्रण की झाग प्लवन विधि। ठीक है, जो यहाँ पर वाटर एंड ऑयल है वो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी। ठीक है, और झाग आपका ऊपर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका झाग प्लवन विधि हो जाएगी। अगला देखेंगे गुरुत्व पृथक्करण विधि। जो गुरुत्व पृथक्करण विधि है वो कौन सी विधि है? चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसमें ऐसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है जिससे अयस्क अशुद्धियों से भारी होते हैं। जिसके अयस्क क्या होते हैं? अशुद्धियों से क्या होते हैं? भारी होते हैं। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क को बारीक पीस कर जल से भरे सीमेंट के पक्के तालाब में डालकर खूब खलबलाते हैं। क्या करते हैं? खूब खलबलाते हैं, जिससे अशुद्धियां जल में विलीन हो जाती हैं और अयस्क तालाब की तली पर बैठ जाता है। तालाब की अशुद्ध जल को बाहर निकालकर अयस्क प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए चुंबकीय पृथक्करण की विधि की बात करेंगे
तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का साधारण किया जाता है। देखिए चुंबक का मतलब क्या होगा, जिसमें ऐसे अयस्क जिसमें क्या हो, चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण हो, जिनमें क्या हो, चुंबक की ओर आकर्षित होने का गुण हो। ठीक है, तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा ऐसे अयस्कों का साधारण किया जाता है जिसे चुंबकीय गुण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं, अर्थात जो चुंबक से आकर्षित होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि से करते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय विधि द्वारा अयस्क का साधारण करने के लिए अयस्क को बारीक पीसकर हापड़ द्वारा चुंबकीय पहिए की ओर जाते हुए पट्टे पर गिराते हैं। पट्टा आगे बढ़ता है, चुंबकीय पहिए को पार करने के बाद अशुद्धियां नीचे गिर जाती हैं, किंतु अयस्क पहिए के साथ कुछ दूर घूमकर गिरता है, जिससे अशुद्धियां अयस्क अलग एकत्र हो जाती हैं। इस प्रकार चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए धातु का निष्कर्षण की बात करेंगे। तो धातु का निष्कर्षण कितने प्रकार से होता है उसकी यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की क्रिया को, किससे, सांद्रित अयस्क के धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण की निम्न 3 विधियां हैं। पहला निस्तापन, भर्जन, प्रगलन। 3 विधियां आपके लिए, जो पहला निस्तापन है, दूसरा भर्जन है, तीसरा प्रगलन है। ठीक है, तो कौन कौन सी विधियां आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी ज़्यादा एग्जाम में आती है, सारी चीज़ों की यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, निस्तापन की बात करेंगे तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, जो सांद्रित अयस्क है ना, इसको वायु की अनुपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। निस्तापन के फलस्वरूप अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होती हैं, जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं, जैसे जल हो गया, जो यानी कि वाष्प बन सके, वो क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। जैसे Al2O3 × 2H2O, तो यह जो जल है ना वो उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, Al2O3 बचेगा। ठीक है, भर्जन की बात करते हैं तो भर्जन में देखिए क्या होगा, सांद्रित अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में बिना पिघलाए, जो सांद्रित अयस्क है ना उसको वायु की सीमित मात्रा में बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन क्रिया के फलस्वरूप अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां ऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाती हैं और अयस्क सरंध्र हो जाता है। भर्जन की क्रिया परिवर्तनशील भट्टी, ठीक है, में कराई जाती है। ठीक है, जैसे 2FeS + 3O2 जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2FeO + 3SO2 बनाएगा। ठीक है, प्रगलन की बात करेंगे तो निस्तापन या भर्जन के बाद, किसके बाद, निस्तापन या भर्जन के बाद अयस्क में कोक और उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके पिघलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। प्रगलन के फलस्वरूप धातु तथा धातुमल अलग अलग हो जाते हैं। प्रगलन की वात्या भट्टी में कराई जाती है, जो प्रगलन की क्रिया है ना वो वात्या भट्टी में कराई जाती है। वात्या भट्टी की तली पर धातु तथा धातुमल अलग अलग परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिससे अलग अलग निकासों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, गालक की बात करेंगे तो वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय या क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गलनीय धातुमल बनाते हैं, उसे गालक कहते हैं। ठीक है, गालक के प्रकार की बात करेंगे तो गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। ठीक है, अम्लीय गालक क्या होते हैं, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके, ऐसे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाता है। क्या बनाता है, गलनीय धातुमल बनाता है, उसे अम्लीय गालक कहते हैं। जैसे MgCO3 + SiO2 क्रिया करके क्या बनाएगा, MgSiO3 + CO2 बनाएगा। इसमें क्षारीय अशुद्धियाँ, ये हमारी अम्लीय गालक हैं, ये हमारी क्या है, धातुमल है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। क्षारीय गालक की बात करेंगे तो वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करके, वह पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करके गलनीय धातुमल बनाता है। क्या बनाता है, गलनीय धातुमल बनाता है, उसे क्षारीय गालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय गालक कहते हैं। जैसे SiO2 + FeO क्रिया कर क्या बनाएगा, FeSiO3 बनाएगा, जिसमें अम्लीय अशुद्धियाँ हैं, ये हमारी अम्लीय गालक हैं, ये हमारी क्या है, धातुमल है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। धातु का शोधन की बात करेंगे तो धातु का शोधन देखिए कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी क्रिया है। इसमें देखिए एक बैटरी लगी होगी,
ये हमारी क्या होगी, अशुद्ध धातु की एनोड होगी, ये हमारी शुद्ध धातु की एनोड होगी। ये अप्रद्रव्य एनोड पंख होंगे, जो इसमें से निकलेगा ना अप्रद्रव्य, मतलब कि जैसे करंट इसमें प्रवाहित करेंगे तो इसमें से Mn प्लस जो होगा यहाँ पे आपका चिपक जाएगा, शुद्ध धातु से क्या हो जाएगा, आएगा यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है आपका शुद्ध धातु का विद्युत अपघटनीय परिष्करण। कैसे ध्यान, कैसे होगा, तो अयस्कों के निस्तापन, किसमें, अयस्कों के निस्तापन, भर्जन तथा प्रगलन के फलस्वरूप प्राप्त धातु का शोधन करने के लिए कई विधियां हैं, जिससे विद्युत अपघटनीय सबसे प्रमुख है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा धातु का शोधन करने के लिए अशुद्ध धातु का एनोड और शुद्ध धातु का कैथोड बनाते हैं। धातु के लवण का विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड की छड़ें पिघलने लगती हैं, जिसकी अशुद्धियां बैठ जाती हैं और शुद्ध धातु कैथोड की छड़ों पर जमा हो जाती है। बाद में धातु को कैथोड की छड़ों के खुरच कर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बता, संचारण की बात करेंगे तो लंबे समय तक आर्द्र वायु के संपर्क में, लंबे समय तक किसमें, आर्द्र वायु के संपर्क में रखने से लोहा जैसे कुछ धातुओं की सतह से धीरे धीरे गलने की संचारण कहते हैं। जैसे कुछ धातुएं हैं, अगर वो आप उनको बाहर रख देते हैं ना, वो धीरे धीरे क्या होती हैं, खत्म होने लगती हैं, मतलब वो गलने लगती हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, संचारण कहते हैं। संचारण में सुरक्षा क्या बात करेंगे, संचारण से सुरक्षा के लिए निम्न विधियां उपयोग में लाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, धातु की सतह पेंट कर पर, जिस धातु की जो लोहे का कोई चीज़ है अगर आप उसको बाहर रखे हुए हैं तो उसमें क्या कर दीजिए, आप पेंट कर दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगाना। ठीक है, एनोडीकरण का मिश्र का बनाना, धातु की सतह पर संक्षारण मुक्त धातु की परत चढ़ाना और यश दलेपन, ठीक है, द्वारा संक्षारण को सुरक्षा किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो चैप्टर 3 का पूरा हमने आपको बताया। चैनल पर नया चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।